हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, फ्रांस में 1789 से पहले वाले पीरियड को कहा जाता है ओल्ड रिजाइम, है ना। तो ओल्ड रिजाइम के ही 1774 ईयर में क्या होता है, एक बारबन फैमिली का राजकुमार जिसका नाम था लुइस 16 वो फ्रांस का राजा बन जाता है। और थोड़े ही समय बाद उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से हो जाती है। बट क्या होता है, वो जैसे ही उसकी शादी होती है तो वो क्या देखता है कि जो एम्प्टी है, सॉरी जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी हो गई है, मतलब खाली हो गई है, ट्रेजरी में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है ना। तो अब एम्प्टी ट्रेजरी के बहुत सारे कारण थे, जैसे फ्रांस का दूसरी कंट्री से वॉर होता था तो उसकी वजह से ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी। और फिर उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी मदद की थी फ्रांस ने। फिर जो एक्स्ट्रा वेगेंस कोस्ट था, इतना बड़ा कोर्ट जो था वर्सेलिस में, उसको मेंटेन करने के लिए उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। और उसके बाद जो फ्रांस ने लोन लिया था उसका भी उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो ये सारे रीजन थे एम्प्टी ट्रेजरी के, है ना। अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि फ्रांस सोसाइटी के स्ट्रक्चर के साथ। तो जो बेसिकली फ्रांस सोसाइटी है वो 3 ई स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। अब फर्स्ट ई स्टेट में जितने भी क्लर्जी क्लास है वो आते थे, मींस चर्चेस के प्रेस्ट वगैरह। सेकंड ई स्टेट में नोबिलिटी आती थी। और थर्ड ई स्टेट में जितने भी बाकी कॉमन पीपल है वो सारे आते थे, है ना। और क्या था कि जो फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट थे उन्हें टैक्स नहीं भरने पड़ते थे, वो कुछ प्रिविलेज एंजॉय करते थे बाय बर्थ, है ना। जबकि वही सबसे अमीर होते थे। बट जो थर्ड स्टेट जो कि गरीब होते थे, पुअर होते थे, उन्हें ही सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे, है ना। अब क्या होता है, वहाँ पे एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसका नाम है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बेसिकली सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन पे जो बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड है वो खतरे में आ जाए या फिर इंडेंजर्ड में आ जाए, है ना, इंडेंजर्ड हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, है ना। और इसी को बोला गया स्ट्रगल टू सर्वाइव, बिकॉज लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस वाली सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए, इसलिए इसे स्ट्रगल टू सर्वाइव भी कहा गया है ना। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप कैसे हुई, तो क्या हुआ कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही थी फ्रांस की, ना। अब ऑफकोर्स जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो फूड डिमांड भी इंक्रीज करेगी। बट क्या है कि फूड डिमांड इंक्रीज कर रही थी बट फूड का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर रहा था। तो उसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, है ना। जैसे कि अब फूड ग्रेन्स को डिक्रीज कर रही थी, फूड प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि मेनली उसके दो रीजन थे, दैट इज ड्रॉट और हेल्थ। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना और हेल का मतलब है ओसाना, है ना। अब ड्रॉट और हेल की वजह से जो है हमारी फसल डिस्ट्रॉय हो रही थी, उसकी वजह से इतना अच्छा हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। अब जब हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा था तो क्या हो रहा था कि जो ब्रेड है, जो कि स्टेपल डाइट थी वहाँ के लोगों की और रेगुलर डाइट थी वहाँ के लोगों की, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। और फिर जो वेजेस यानी जो सैलरी थी लोगों की वो फूड ग्रेन के प्राइस से डील नहीं कर पा रही थी और पेस नहीं रख पा रही थी, है ना। और अमीर और गरीब के बीच का गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सारी जो कंडीशंस थी उसने एक सिचुएशन डेवलप करी, दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, है ना। अब क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो धीरे धीरे प्रॉस्परस बनने लगे और एजुकेटेड बनने लगे। प्रॉस्परस का बेसिकली मतलब होता है पैसे वाले, ना। अब प्रॉस्परस कैसे बने, तो वो क्या करते थे, ओवरसीज ट्रेड करते थे, उसमें से वो प्रॉस्परस बने। और एजुकेटेड कैसे बने, तो जो फिलोसफर्स थे उस टाइम के, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उनकी लाइफ इन्फ्लुएंस करने का, है ना। जैसे कि 3 मेन फिलोसफर थे जिनका नाम था जॉन लोके, रोसियो और मॉन्टेस्क्यू। अब जॉन लोके ने उनकी बुक ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा था कि जो किंग है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, डिवाइन नहीं है ना। फिर वैसे ही रोसियो ने उनकी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि गवर्नमेंट और मतलब राजा और उसकी प्रजा के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वैसे ही मॉन्टेस्क्यू ने उनकी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ ऐसी कुछ थी शायद, उसमें उन्होंने बताया कि एक फ्यूडल सिस्टम को फॉलो होना चाहिए, तो सारी पावर बस एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर तो जब वो लोग जो है इन फिलोसफर से इन्फ्लुएंस हुए और जिनके आइडियाज वो कॉफी हाउसेस में जोरों से बताए जाने लगे, ना। तो उनकी वजह से और भी लोग इन्फ्लुएंस हुए। अब जब वो इन्फ्लुएंस हुए तो उनके दिमाग में ये चीज़ आने लगी कि लोगों को प्रिविलेज उनके बर्थ से नहीं मिलना चाहिए, उनके बर्थ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके मेरिट्स यानी कर्म पे डिपेंड करना चाहिए। तो लोगों को इक्वालिटी की भावना जागी और उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया, है ना। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जो राजा है उसकी ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो गई थी, खाली हो गई थी। तो उसकी वजह से राजा ने क्या डिसाइड किया कि मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ, है ना। उसने डिसाइड किया कि मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ। तो फ्रांस का एक रूल था कि जब भी कोई राजा को ऐसा टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले एक ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, है ना। तो उसने मीटिंग बुलाई ई स्टेट जनरल की। अब उसमें तीनों ई स्टेट से लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। फर्स्ट ई स्टेट से 300 मेंबर्स आए थे, सेकंड ई स्टेट से 300 आए थे और थर्ड ई स्टेट से 600 मेंबर्स आए थे, है ना। तो बेसिकली वहाँ का जो वोटिंग सिस्टम था वो ऐसा था कि हर ई स्टेट से एक वोट होगा, मतलब एक वोट गिना जाएगा, है ना। बट क्योंकि देखा जाए तो ये थर्ड ई स्टेट वालों के साथ इनजस्टिस था, क्योंकि दोनों ई स्टेट के मुकाबले जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे वो डबल थे, तो उन्हें बेसिकली 2 वोट मिलने चाहिए थे, है ना। बट जो थर्ड ई स्टेट वाले लोग थे उन्होंने किंग से डिमांड किया कि ये वाली पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए कि ईच पर्सन शुड हैव 1 वोट, है ना, मतलब हर पर्सन के पास 1 वोट होना चाहिए। बट किंग ने उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड ई स्टेट वाले लोग गुस्से में आ गए और प्रोटेस्ट करते करते पूरी मीटिंग को छोड़ के बाहर चले गए, है ना। फिर वहाँ के हाफ टेनिस कोर्ट में जमा होकर उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू कर दिया, है ना। अब है ना, तो अब जैसे कि वो लोग तो अंदर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, जो नेशनल असेंबली जो 600 लोग थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। और जो बाकी के बच्चे हुए लोग थे वो सिटीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, कि शॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, मतलब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, है ना। और जैसे रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी अफवाह फैल गई थी कि जो किंग के सोल्जर्स हैं वो आएंगे और सारी फसल को जला देंगे उनकी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि हमें उन पर पहले हमला कर देते, वो हम पे हमला करे उससे पहले, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने जितनी भी फोर्ट्स वगैरह थे रूरल एरिया में उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया और रिकॉर्ड्स भी जला दिए, है ना। तो इसकी इन सब चीज़ों के प्रेशर में आके फाइनली किंग को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके तैयार करा नेशनल असेंबली में वो एक्सेप्ट करना पड़ा और 1791 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था। अब क्योंकि किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था, तब जो फ्रांस है वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था और एक मोनार्क भी था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के हिसाब से जो वहाँ का वो था पूरा सिस्टम वो 3 बॉडीज में डिवाइडेड था, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जितने भी नेशनल असेंबली के लोग हैं वो आते थे, एग्जीक्यूटिव में खुद किंग आता था और जुडिशरी में जो है जजेस आते थे, है ना। अब जजेस कैसे बनते थे, तो जजेस जो है वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। अब वोटिंग राइट्स भी जो है वो डिपेंड करते थे कि वो पर्सन कौन सी उसमें आता है, मतलब वहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के पर्सन होते थे, दैट इज एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो वोट कर सकते हैं और पैसिव सिटीजन वो होते थे जो वोट नहीं कर सकते हैं। अब एक्टिव सिटीजन जो भी 25 ईयर्स के ऊपर है, मैन है और जो मतलब पैसे वाला है वही वोट कर सकता है, मतलब वो एक्टिव सिटीजन में आता था। बट पैसिव सिटीजन में जो भी 25 ईयर्स से नीचे है, मींस बच्चे और वुमेन्स और जो गरीब है वो सब जो है पैसिव
सिटीजन्स में आते थे। तो बस एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते थे जजेस को चुनने के लिए। ओके, फिर बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 था वो कुछ राइट देता था फ्रॉम द बर्थ, लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अब राजा ने लोगों के प्रेशर में आके कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट सीक्रेटली उसके मन में ही वो प्लेनिंग कर रहा था, मतलब उसे उसकी वापस से जो है पावर चाहिए थी। तो उसने क्या करा, वो कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस में घुस गया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। उसने मतलब प्लानिंग करी कि कैसे वो उसकी पावर को वापस से अक्वायर कर ले। बट इसकी मतलब जो है नेशनल असेंबली को लग गई थी, तो उन्होंने पहले ही मतलब जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। और फिर जो राजा है वो भी एग्जीक्यूटेड हो गया और मेरी एंटोनियट भी एग्जीक्यूटेड हो गई, मीन्स गुलोटाइन कर दिया गया उन्हें। और वहाँ के जो लोग थे, स्पेशली जो पुअर सेक्शंस थे, उन्होंने कन्विंस कर लिया लोगों को कि अभी भी रिवॉल्यूशन जो है कंटिन्यू करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी तक जो है सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिले, मीन्स अभी भी पैसे सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले और पुअर सेक्शन में वोटिंग राइट्स नहीं मिले, है ना। तो उसी दौरान बहुत सारे क्लब्स बन रहे थे, वुमेन्स के बन रहे थे, पुअर सेक्शंस के बन रहे थे। वैसे उनमें से सबसे जो फेमस क्लब है दैट वाज जैकोबिन क्लब, है ना। अब जो जैकोबिन क्लब था वो खुद को दूसरों से अलग दिखाने के लिए स्पेशल टाइप के क्लोथ्स पहनते थे, है ना, मतलब स्ट्रिप्ड क्लोथ्स पहनते थे, इसी वजह से उन्हें सन्स प्लूटोस भी कहा जाता था, है ना। और उस क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के मतलब फिर वो जो है रूल करने लग गया था फ्रांस में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। और जब वो रूल कर रहा था तो उसने मतलब जो पुअर सेक्शन है उन्हें भी वोटिंग राइट्स दे दिए थे, है ना। अब क्या होता है कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था उसका जो टाइम पीरियड रहा उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया, मतलब जो 1793 से 1794 तक का जो पीरियड रहा उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया, क्योंकि वो बहुत सारी जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉलो करता था और लोगों पे अत्याचार करता था। जैसे एक पॉलिसी थी कि वो एक सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता था, मतलब बहुत कंट्रोल रखता था वो लोगों पे, और जो भी उसे गिल्टी मिलता, मतलब जो भी छोटे मोटे अपराध भी होते तो उसे डायरेक्ट गुलोटाइन कर देता, है ना, मतलब मार देता, एग्जीक्यूट कर देता, है ना। और फिर जो भी उसके अगेंस्ट जाता, चाहे वो उसके खुद के क्लब का मेंबर ही क्यों ना हो, उसे भी वो अरेस्ट कर लेता था। और धीरे धीरे इसी पॉलिसीज की वजह से जो उसके खुद के क्लब के मेंबर थे वो भी उन्होंने भी उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया था, इसलिए फाइनली उसे भी 1794 में गुलोटाइन कर दिया गया। अब क्या होता है, अब मतलब जब ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर रूल कर रहा था उस टाइम के पीरियड को कन्वेंशन बोला गया, जैसे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तब कन्वेंशन हो गया था, बट अब क्योंकि उसे भी गुलोटाइन कर दिया गया था तो अब हुआ डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ, पहले मतलब एक ही काउंसिल थी, दैट इज नेशनल असेंबली, बट अब दो काउंसिल हुई। अब उन दोनों काउंसिल के मेंबर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते थे, और क्योंकि अब ये डर था कि मान लो एक कोई रूल करेगा तो वो शायद ज्यादा पावर का मिसयूज कर ले, इसलिए अब क्या हुआ कि 5-5 लोग एक साथ जो है पूरे फ्रांस को रूल करेंगे, है ना। क्योंकि 5-5 लोग रूल कर रहे थे और डायरेक्टरी रूल चल रहा था, तो क्या हुआ, वो लोग आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे ऑफकोर्स, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा जो है एक तीसरे इंसान ने उठाया, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। बस हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो यही खत्म होता है, बस यही था इसमें।